नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ वॉरियर्स पर। तो मित्रों, आज हम करने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए राघा का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं और इसमें से आप इस पेपर के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा, भालिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2023 में आया था ये, 2023 में। लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर भी है, उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ के लिए फेमस है। लुनार झील किस राज्य में स्थित है? लुनार झील किस महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लुनार झील एक क्रेटर झील है। उल्का पिंड के निर्माण, क्रेटर झील किसे कहते हैं? उल्का पिंड के निर्माण से जो झील का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। लुनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि एक क्रेटर झील है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अंत में नाग नागिन आए अगर कहीं किसी झील में, जैसे नागशेष नाग, अनंत नाग, नाग नागिन आए तो किस राज्य में होगी? वो जम्मू कश्मीर में होगी। जिसके अंत में ताल आए वो कहाँ की होगी? उत्तराखंड की होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ताल अगर किसी, ऐसे रामगढ़ और जैसे जैसे देवताल है ना, नैनीताल, ये झील कहाँ है? ये सब झील कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। आप एक झील को छोड़ दीजिएगा, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है? जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कौन कौन सा झील है? सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। टिडवाना झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मेडरका वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप। फीफा कितने साल में किया जाता है? 4 साल में किया जाता है। फीफा कितने साल में किया जाता है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में किया जाता है? 4 साल में किया जाता है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरम, स्विट्जरलैंड में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत में 3 बैटल हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। तभी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा 1556 में, अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चंदेरी के युद्ध कब हुआ था? 1528 में। कब हुआ था चंदेरी के युद्ध? 1528 में। किसके बीच? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। शुक्र को सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी किसे कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम आसमान से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी में काफ़ी ज़्यादा पानी, महासागर होने के कारण, है ना, तो आसमान से कैसे दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप मित्रों ध्यान रखिएगा। हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी नाट्यशास्त्र पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। नाट्यशास्त्र कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। साफ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। संगीत नाटक अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1953 को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका दिल्ली में है। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सत्रिया कहाँ का है? असम का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
बांग्लादेश अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं करता है? बांग्लादेश बांग्लादेश अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ शेयर करता है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से। किसके साथ साझा नहीं करता? ये हो जाएगा मणिपुर। इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भारत अपनी सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। 7 स्थलीय देशों के साथ 7 और जलीय देशों के साथ 2। श्रीलंका और मालदीव को ऐड कर लिया जाए। म्यांमार के साथ भारत कितनी सीमा? म्यांमार के साथ कौन से राज्य भारत के साझा करते हैं? म्यांमार के साथ 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क उद्यान है। किस राज्य में है? केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर। कहाँ की झील में? लोकटक झील में। किस झील में स्थित है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। इसी में ये तैरता हुआ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस बात को बताइएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में है। असम में कौन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। चलिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ इसके बोर्ड मार्क्स का कॉन्सेप्ट लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रॉकेट, ब्रॉकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन, डिवीजन है। तो क्या करेंगे? जब 3 का 27 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है। बी ओ डी, डी के बाद क्या होगा? बी ओ ऑफ हो, डिवीजन हो गया, या फिर मल्टीप्लाई होगा। जब 27 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। -0 + 1, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन करते हैं? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इनका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 15 चौको 60 एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी। एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। 20 टाइम 60 3 काम करेगा। तो क्या बोलता है हम? तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर कितने? 4 काम कर रहे हैं और बी अकेला 3 काम कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 1 होगी, क्योंकि जब 4 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं और बी अकेला 3 काम कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, तो एक कितना काम करेगा बाबू? 1 काम करेगा। अब क्या करेंगे? 60 काम को ए अकेला कितने दिन में डिवाइड कर कितना आएगा? 60 ही आएगा। कितना आएगा? 60 ही आएगा। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम 11वां नंबर क्वेश्चन देखते। 2 संख्याएं हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल कितना होगा? उम्मीद करता हूँ दूसरे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है। 2 संख्याएं हैं, 2:3 है। क्या हो जाएगा? 2x/3x हो जाएगा। मान लें इनको गुणनफल कितना? 96 है। तो 2x × 3x बराबर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखिए 6x² कितना हो जाएगा? 6x² बराबर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 16 छक्का 96 कितना हो जाएगा? x² बराबर 16 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आ गई 4। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 चौको इन दोनों को ऐड कर लो। 2 चौको 8 + 4 × 12 कितना हुआ? 20। तो ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।
दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रमशः 8 तथा 48 हैं। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। दो संख्याएं, ये पेपर में बार बार के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिएगा। आप दो संख्याओं के CF तथा LCM क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनसे एक संख्या 24 दी हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है LCM HCF का। LCM गुणे HCF बराबर N1 पहली संख्या होती है और N2 जो दूसरी संख्या होती है। इसमें क्या करेगा, एक वैल्यू गायब कर देगा और दूसरा पूछ लेगा, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, हमको फार्मूला में क्या करना, मान रख देना है। LCM कितना दिया है, LCM 48 है। HCF कितना दिया है, 8 दिया हुआ प्रश्न में, बराबर पहली संख्या कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है, 24 दी हुई। दूसरी संख्या में नहीं पता तो क्या मानेंगे, N2 ही मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 दूनी 48, तो एन दो 8 दूनी 16, कितना आ गया, N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक कुर्सी को 720 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 100 की चीज़ होती है, मान लीजिए कोई, 25% की हानि हुई तो कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा, तभी तो उसकी होगी ना, 75 में बेचेगा। यदि इस कुर्सी को कितने में बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो, 100 की चीज़ है तो 125 में बेचना चाहिए, तभी उसको लाभ होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, 720 है, 25% की हानि की बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 75 में बेचा होगा। हमें कितनी की वैल्यू निकालना है, 125 की निकालना है। 25 टाइम 75, 25 पंचे 125, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, कितना है, गुना करेंगे, 5 शून्य 0, 5 चौक 20 शून्य, हाफिलाई 2, 5 10 2 12, कितना आएगा 1200। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पेपर में भी देखने को मिलेंगे। 5 संख्याओं का औसत क्या होता है, 65 है। यदि इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या बताना है। औसत होता है समस्त राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो हम टोटल करें कितना हो जाएगा, 65 इंटू 5 करेंगे तो हमें टोटल जानकारी मिल जाएगी कितना हो जाएगा सभी लोगों के पास। 5 हम 25 की 5 आप फिर दो 5 30 2 32, 325 टोटल है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए। जिसमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, दो संख्याओं का औसत 81 है, तो 81 गुणे 2 करेंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1 कम 2 2 अट्ठे 16, 162 इनके पास है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितने 325, 162 इसके पास है, तो इसके पास अंतिम दो संख्या कितनी है 38, इसका 38 कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 6 फिर 1 2 6 1 7, 76 हो गया। इसमें 76 ऐड कर लीजिए, 6 2 8, 6 6 12 1 13 की 3 हाफिलाई 1, 238 आया। अब 325 में से आप 238 माइनस कर दीजिए, तो यही तो होगी हमारी तीसरी संख्या। 15 में 8 गया कितना होगा 7, और 12 11 में 3 गया कितना होगा 8, और 2 में 2 गए 0 आएगा, कितना आएगा 87। उम्मीद कर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 संख्याओं का औसत 65 दिया, तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल औसत क्या होता है समस्त राशियों के बटे राशियों की संख्या, तो हमें टोटल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल आएगा 325 आ गया। जब प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, ठीक है ना, तो 81 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 162 आ गई। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो 38 का 2 से करेंगे कितना 76 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल वैल्यू में से हटा लेंगे, तो वही तो आ जाएगी तीसरी संख्या। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100 होती है, 100 होती है, बिल्कुल 100 होती है, ठीक है ना। अब क्या करता है एक व्यक्ति 5% की हानि में बेचा, 5% की हानि मतलब कितने 95 में बेच दिए, इसको लो 95 में ले जाओ, 100 का 5% निकालो तो क्या आ जाएगा 95 ही आएगा ना, बिल्कुल। यदि वैसे 80 रुपये अधिक में बेचता है, कितने रुपये में अधिक बेचता है 80 रुपये अधिक में बेचता है, ठीक है ना, तो उसे 5% लाभ होता है। 5% मतलब क्या होता है 100 की चीज़ 105 में बेचेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 10 की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 गुणे 100 करो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन आयतन क्या होगा। घन किसे कहते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, क्या कहते हैं घन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे घन कहते हैं।
जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, घन कहते हैं। अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगी, ये भी a सेंटीमीटर होगी, सभी भुजाएं बराबर होती है, क्या बोलता है, घन के एक फलक परिमाप। जिसकी घन की एक फलक निकाल दिया तो क्या ये वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगर ये 4a, वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है, 4a होता है। अगर ये a है तो a कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a की वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4×24। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 6 होगी। तो उसका आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, आयतन सूत्र क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब्ड होता है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यही होगा हमारा आंसर। पचपन, 104, 140 और 165। तो सीरीज का अगली संख्या बताना है। करिएगा को दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन क्या देखें, डिफरेंस देखते हैं, कितने कितने डिफरेंस इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस है। 5, 6 में 4 गए 2, 25 का यहाँ डिफरेंस है। यहाँ कितने, 10 में 4 गए 6 या 3, 36 का यहाँ डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है, यहाँ 36 का डिफरेंस है। और यहाँ कितने डिफरेंस है, 49 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो अगली संख्या क्या होगी, 4 का स्क्वायर होगी। सभी में क्या लगा रहा है, स्क्वायर का लॉजिक रहता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 165 में जब अपन 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 की एक हाफिल आई, एक 6 एक साथ एक 8, एक कितना आ जाएगा, 181 आ जाएगा। ये होगा हमारा सही आंसर। ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। डी है ना, ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन एयरपोर्ट में काफ़ी बार पूछ चुका है, टालेफ टेंगर्फ रिलेशन में काफ़ी बार पूछ चुका है। सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करिएगा। ए है ना, बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा साइन, बड़ा का साइन होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ए है ना, बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, परंतु सी से छोटा है। ए परंतु सी से छोटा है, मतलब सी से बड़ा है, सी बड़ा है किससे, ए से ही बड़ा। डी है ना, डी है ना ई से छोटा है, क्या बोलता है, डी है ना ई से छोटा है, छोटा। डी है ना ई से छोटा है, डी है ना किससे छोटा है, ई से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इसको साइड में कर लेते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं है। ए से, परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा है। डी है ना किससे, ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। एक मिनट, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। डी है ना ई से छोटा है, डी है ना किससे छोटा है, ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा। डी है ना किससे छोटा है, ई से तो छोटा है, ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो सी है ना डी से छोटा है, सी है ना किससे छोटा है, डी से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है, ई होगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ए है ना बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ए है ना बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है हाँ, परंतु सी से छोटा है, तो मतलब सी सबसे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। डी है ना ई से छोटा है, डी है ना ई से छोटा, परंतु डी है ना किससे छोटा है, ई से छोटा है, किससे छोटा, ई से छोटा है, परंतु ए से बड़ा है। डी है ना ई से तो छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो यदि सी डी से छोटा है, सी है ना, सी है ना किससे छोटा है, डी से छोटा है, डी से छोटा है, तो मतलब डी आगे होगा और ई आगे होगा। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन होगा, ई होगा, ये ई है। राहुल का अपनी कक्षा से ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। रैंकिंग टाइप का, रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि काफ़ी बार पेपर में भर भर के आते हैं। ये रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रैंकिंग जरूर पढ़ के जाइएगा। रैंकिंग
रैंकिंग जैसे CF LCM टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग का, राहुल अपनी कक्षा से ऊपर से 9वां तथा नीचे से क्या है 38वां स्थान है। तो क्या होता है टॉप टोटल कितना होता है, टोटल क्या होता है टॉप प्लस टोटल कितना होता है टोटल कितना होता है टॉप प्लस बॉटम -1। क्या करते हैं टॉप कितना है ऊपर कितना है 9वां और नीचे से कितना है 38वां और -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा ऐड करिए आप। कितना जाएगा 46 आ जाएगा इसका आंसर। देखो एक निश्चित कोड भाषा में राहुल को OFSZI लिखा जाता है तो मोनू को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से राहुल को क्या लिखा जाता है OFSZI लिखा जाता है। पहले लिख लेंगे अपन RAHUL, क्या लिखा जाता है OFSZI। MONU को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप वैल्यू ओ आर का मान क्या होता है 18, ए का मान क्या होता है 1, एच का मान होता है 8, यू का मान क्या होता है 21 और एल का मान क्या होता है 12, आई का मान होता है 9, जेड का मान क्या होता है 26, एस का मान क्या होता है 19, एफ का मान होता है 6, ओ का मान क्या होता है 15। सबसे पहले डिफरेंस देखें तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा 5 का, नहीं ये तो नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ क्या डिफरेंस लग रहा है, यल का उल्टा क्या होता है ओ, यू का उल्टा क्या होता है एफ, एच का उल्टा क्या होता है यस, ए का उल्टा क्या होता है जेड, आर का उल्टा क्या होता है आई। यहाँ अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो यू का उल्टा क्या होगा, यू का उल्टा होगा एफ, तो एफ किस में शुरू है एफ इसी में शुरू हो, तो यही होगा हमारा आंसर। एन का उल्टा क्या होता है यम होता है, ओ का उल्टा क्या होता है यल होता है, एम का उल्टा क्या होता है एन होता है, लब LOVE। एल का उल्टा क्या होता है ओ होता है और भी का उल्टा क्या होता है ई होता है, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, पी का उल्टा क्या होता है बाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है 6 यक्स होता है। किसी भी अगर अपोजिट वैल्यू आपको निकालना हो तो 27 माइनस कर देंगे, उसको प्लेस वैल्यू कर देंगे। जैसे ओ का अपोजिट निकालना है तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, तो 27 में 15 मान करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यही होगा 12 किसका मान होता है यल का। तो 27 में से अगर आपको कभी भी अपोजिट निकालना हो तो 27 में से उस वैल्यू की प्लेस वैल्यू आप घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा अपोजिट का। यक्स यदि यक्स तथा वाई भाई हैं, यक्स की बहन जेड है, क्यू का भाई पी और वाई की बेटी क्यू है, तो पी का चाचा कौन है। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यक्स तथा वाई भाई हैं, यक्स और वाई भाई भाई हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं। येलो में भाई भाई है मतलब मेल है, तो मेल को किससे प्रदर्शित करते हैं ट्रायंगल से प्रदर्शित कर देते हैं और ये साइन लगा देते हैं कि भाई भाई हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं। यक्स की बहन जेड है, बिल्कुल यक्स की बहन कौन है मालिक जेड है, देखो ये बहन है, ये देखो ये भी बगल में रहेगी। पी का भाई क्यू का भाई पी है, पी और वाई की बेटी क्यू है, वाई की बेटी कौन है क्यू है, वाई की बेटी है कौन है क्यू है, इसकी बेटी है ये बेटी है बिल्कुल। और क्यू का भाई कौन है पी है ना, किसका भाई है क्यू का भाई है बिल्कुल ये भाई है। तो पी का चाचा कौन है, तो मालिक पी का चाचा कौन होगा, पी का चाचा तो यही होगा, ये तो पिताजी होंगे इसके, ये तो बुआ होंगे इसके, तो चाचा कौन है यक्स होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। 4, 7, 14, 24 और 41, तो सीरीज में से अगला पद बताइए क्या होगा। मालिक का उसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, बाकी तो फिर टैकल तो करेंगे ही अपन। क्या करेंगे देखिए लॉजिक देखिए क्या लग रहा है। 4, 7 कितने डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, 4, 7, 14, 24, 41। सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए कितने कितने का, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें कितने का 7 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है 10 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है 11 में 4 गए 7, 3 में 2 गए 1, 17 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस मेथड से तो बनेगा नहीं, अब देखते हैं कैसे लग रहा है लॉजिक है। हाँ जी 7, 4, 11, 11 में 3 जोड़ कितना हो जाएगा 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। 14 + 7 कितना होता है 21 होता है, 21 में 3 जो ऐड करो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बिल्कुल। 24 24 से 14 कितना होता है
38 होता है। 38 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा? 41 होता है। कितना होता है? 41 होता है। तो अगले संख्या में क्या करेंगे? इन दोनों को पहले आप ऐड करिए, 24 और 41 को। 75 दिन कितना हो जाएगा? 65 दिन कितना हो जाएगा? 65 आएगा। 24 और 41 कितना हुआ? 65। 65 दिन ऐड करना कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। यहाँ से नॉर्मल रीजनिंग चालू हो जाती है। नॉर्मल रीजनिंग में देखना होता है, ये कॉन्सेप्ट देखना होता है कि कितने डिग्री घूम रहा है, कहीं दाएं घूमे रोटेट होगा, कहीं बाएं रोटेट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन लिया गया है। देखते इसमें, देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक गया है, ऐसे तिरछा घूमा था, फिर इसमें क्या हुआ? 45 डिग्री घूमा, ऐसे घूमा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ घूमा, तब फिर यहाँ घूमा, ये देखा, फिर अब कहाँ घूमेगा? वैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। किसमें? एक इसमें है, ये होगा बिल्कुल, और इसमें तो नहीं। इसको आप नॉन वर्बल रीजनिंग करने का सबसे बड़ा तरीका होता है ऑप्शन आप एलिमिनेट करिए जितना तक हो सके। ये भी ना होगा, या तो ये होगा, ये तो ए होगा, ठीक है ना। दो में से कोई एक होगा। लेकिन ये क्या है, इसमें देखो आकृति में चेंज है, यहाँ पतला वाला है ना, होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? एक ही होगा। ए नंबर आएगा इसका आंसर। एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप नॉन वर्बल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इसमें क्या। इसे में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक चीज़ को देखो, जैसे ओ है, ओ को देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है। वो पहले यहाँ था, इस कोने में था, अब यहाँ गया, बिल्कुल गया यहाँ। यहाँ के बाद फिर कहाँ गया? फिर यहाँ गया, गया इस वाले में, ये यहाँ गया, इस वाले में यहाँ था, तो फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब कहाँ आएगा? अब यहाँ पास आएगा। देखते हैं किस में आता है। इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसको हटाइए। इसमें नहीं आता, इसको हटाइए। या कि डी होगा या कि ए होगा। अब देखते हैं। अब ट्रायंगल यहाँ था, तो ट्रायंगल यहाँ आया। अब ट्रायंगल यहाँ आया, ट्रायंगल कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो ऊपर इसमें है बिल्कुल डी, तो डी ऑप्शन होगा। इसमें नहीं था, इसको हटा देंगे। देखिए त्रिभुज यहाँ था, तो त्रिभुज फिर अगले क्वेश्चन में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया अगले क्वेश्चन में। तो अब कहाँ आएगा? अब यहाँ पास आएगा। अब देखते हैं यहाँ त्रिभुज कहाँ बन रहा। इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा। तो क्या आएगा? डी आएगा इसका आंसर। 3, 6, 9, 12, 15 का औसत बताइए। औसत क्या होता है? समस्त राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत क्या होता है? समस्त राशियों का योग, योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन को आप ऐड करके देख लीजिए सभी। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी ये सीरीज का नंबर, इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ कितने का? 3 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या चल रहा है? सीरीज चले, तो सीरीज का बेस का फिर निकालते हैं। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को ऐड करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15, 3, 18 बटे 2 हो जाएगा। कितना जाएगा? 9 आ जाएगा इसका एवरेज। यही होगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। 3, 8 करके 30 बनाया गया है, 5, 6 करके 36 बनाया गया है। तो क्या करके 2, 4 करके क्या बनाया जाएगा? इस बात को बताना है अपन को। तो 3 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 8 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। 24 में प्लस 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। पहली संख्या मिल गई हमें, ठीक है बिल्कुल। अब इसमें भी देखते क्या वही लॉजिक लग रहा है। 6 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? 5 करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 36 आ गया। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 में कितना करेंगे? 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 आएगा। ये होगा हमारा आंसर। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। एवरेज का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एवरेज का नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बिल्कुल सॉरी, क्षमा करिएगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 6 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वह यात्रा का 1/3 भाग 23 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से शेष दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है? टोटल यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 6 घंटे में इतनी यात्रा सफ़र कर लेता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में, 6 आवर में कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। और यात्रा का पहला 1/3 भाग, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3D है, मान लो कितनी है? 3D है बिल्कुल 3D है। क्या कहता है? डी डिस्टेंस कितने में? डी डिस्टेंस कितने में कर लेता है? 1/3। एक डिस्टेंस कितने में? 23 किलोमीटर के, 23 किलोमीटर में, बिल्कुल।
प्रति घंटे की दर से। और शेष दूरी कितने में, 2D कितने में, 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितने, D 23 किलोमीटर प्रति घंटे के, बिल्कुल। 2D में कितना हो जाएगा, 46 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 46, 23 दूनी 2D प्लस 46 से कम 6 कितना आ जाएगा, 2D बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4D बराबर कितना हो जाएगा, 4D बराबर 6 × 46 हो जाएगा। हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 23 दूनी 46, कितना हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, 3 3 9 69 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 69। तो हमें कितनी इसकी वैल्यू मिला, 3D की। तो 2 नंबर 27 कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 नंबर 27 के साथ आप लाई 2 3 18 2 20, तो कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए हमारा इतना था। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप में आप नॉन वर्बल रीजनिंग और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज और LCM SCF, इस चैप्टर में आप विशेष ध्यान दे लीजिएगा। बाकी आपके नंबर एयरफोर्स एग्जाम में अच्छे आएंगे। धन्यवाद।